हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। किताबी जिसका चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब ने श्री सियाराम शरण गुप्त जी की कहानी काकी से संबंधित मेरा पिछला ऑडियो जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इसी कहानी की भाषा शैली, शीर्षक की सार्थकता, इसके उद्देश्य और चरित्र चित्रण की। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं भाषा शैली। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज एवं व्यवहारिक है। कहानी में मुख्य रूप से खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं तत्सम शब्द तथा उर्दू शब्द भी दिख जाते हैं। घटनाओं को एक सूत्र में बांधकर सहजता से पाठकों के सामने प्रस्तुत करना गुप्त जी की विशेषता है। इस कहानी में गुप्त जी ने भावनात्मक शैली को अपनाकर शामू की मनोदशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। कहानी का वर्णन इतने प्रवाह से तथा सहजता से किया गया है कि कहानी पढ़ते पढ़ते चित्र की तरह हमारे समक्ष आती रहती है। अतः हम कह सकते हैं कि गुप्त जी चित्रात्मक शैली में प्रवीण हैं। अब चलते हैं शीर्षक की सार्थकता की तरफ। श्री सियाराम शरण गुप्त जी की कहानी काकी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी एक नन्हे से बालक शामू और उसकी मां, जिसे वह प्यार से काकी कहकर पुकारता था, के प्रति अथाह प्रेम की कहानी है। आरंभ से लेकर आखिर तक कहानी का ताना बाना काकी शब्द पर ही बुना गया है। नन्हा शामू अपनी काकी की मृत्यु की सच्चाई से अनभिज्ञ है। उसे पता चलता है कि उसकी काकी ऊपर राम के घर गई है। वह उसे वापस लाने के लिए बेकरार हो जाता है। आकाश में उड़ती पतंगों को देख उसे एक उपाय सूझता है और वह अपने पिता के पास जाकर पतंग मंगा देने की बात कहता है। यहाँ बात ना बनती देख वह चोरी कर भोला से पतंग मंगाता है। रस्सी मंगाने के लिए की गई दूसरी चोरी उसके पिता पकड़ लेते हैं और अपने द्वारा फाड़ी गई पतंग उठाकर देखते हैं, उस पर काकी लिखा होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरी कहानी काकी पर ही घूमती नजर आती है। अतः यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त है। अब देखते हैं कहानी के उद्देश्य की ओर। काकी कहानी का मुख्य उद्देश्य बच्चों के संवेदनशील भावुक स्वभाव को दर्शाना है। मां की मृत्यु से अनजान शामू राम के घर से किसी भी तरह अपनी काकी को वापस ले आना चाहता है। वह पतंग के सहारे अपनी काकी को धरती पर ले आने की बात सोचता है। वह मृत्यु के सत्य से अनजान है। उसका बाल मन कोमल, संवेदनशील और मां के प्रति प्रेम से अभिभूत है। बालमन की इन्हीं भावनाओं को दर्शाना लेखक का उद्देश्य है। लेखक ने अपनी इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का चित्रण बड़ी ही खूबसूरती और सूक्ष्मता से किया है। तो दोस्तों, अब चलते हैं चरित्र चित्रण की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं शामू। काकी कहानी में शामू एक नन्हा सा मासूम अबोध बालक है जो अपनी मां की मृत्यु से अनजान है। वह एक संवेदनशील भावुक बालक है जो अपनी काकी से असीम प्रेम करता है। काकी के राम के यहाँ जाने की बात सुन वह उसे किसी भी तरह वापस लाना चाहता है। अतः पिता से पतंग मंगा देने की बात कहता है। उसके पिता उसके हृदय की मंशा नहीं समझ पाते हैं और बाद में मजबूरन शामू चोरी करता है और उसकी चोरी पकड़ी भी जाती है। दूसरा देखते हैं विश्वेश्वर। विश्वेश्वर शामू के पिता हैं। वे अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। वे अपनी पत्नी की आकस्मिक मृत्यु से अत्यंत दुखी हैं। वे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, यहाँ तक कि वे अपने इकलौते पुत्र शामू का भी ध्यान नहीं रखते हैं। शामू की पतंग मंगा देने की जिद को उसकी बाल सुलभ भावना मानकर महत्व नहीं देते हैं, परंतु जब चोरी के मामले में शामू की पिटाई कर देते हैं और फटी हुई पतंग पर काकी लिखा देखते हैं, तब अपने पुत्र शामू के हृदय की मंशा समझ भौचक्के से रह जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि वे भी एक संवेदनशील इंसान है। अब देखते हैं भोला की तरफ। भोला शामू के घर काम करने वाली सुखिया दासी का पुत्र है। शामू का हमउम्र होने पर भी शामू से ज्यादा समझदार है। वह शामू को डोर की जगह रस्सी मंगवाने की बात कहता है, क्योंकि डोर नाजुक होती है, उसके टूट जाने का खतरा अधिक रहता है। शामू भी उसकी कीमती सलाह मान लेता है। अच्छा दोस्तों, बच्चों में एक बाल सुलभ प्रवृत्ति होती है कि वे थोड़ा सा डांटने डपटने पर सच बोल ही देते हैं। विश्वेश्वर जब चोरी की बात पता लगाने के लिए भोला को डांटते हैं तो वह डरकर सारी बात बता देता है। इससे भोला की दब्बू प्रवृत्ति का पता चलता है। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।